गुड इवनिंग जैन साथियों, मेरा आप सब लोगों के स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में। और इंडियन हिस्ट्री में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में आप लोगों के साथ में मैं डिस्कस करने वाला हूं। एक बार आप सब लोग बता दीजिए आप सब लोगों की क्या हाल चाल है, देन उसके बाद स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। विकास, प्रियांशु, बिट्टू, अर्पित, अरुण, विदित, जय हिंद भाई, जय हिंद बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है? ऑल ओके? बढ़िया हो सारे के सारे? एक बढ़िया खबर पता लगी होगी आप सब लोगों को। नहीं लगी है तो बता दो जरा एक बार। प्रियांशु, बिट्टू, अर्पित, अरुण, विदित। ऑल ओके? एक सेकेंड रुकना भाई साहब। हर रोज कुछ ना कुछ नई नई चीजें जो है ना। ओके सर, मुझे पहचाना, मोहित गौतम, सब नेवी एसएसआर, नेवी एसएसआर। नो सर, बताइए एवरीथिंग राइट सर। नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट। बायोलॉजी मैम बता रही है कि बायो से तेरह क्वेश्चन आएंगे। नेवी वगैरह 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 वगैरह। ठीक है जी। चलो ठीक है भाई। हाँ, तो नेवी एसएसआर की वैकेंसी आ गई है। आप सब लोग नेवी एसएसआर की वैकेंसी के लिए आप सब लोग एलिजिबल होते हो। ठीक है। अब इसे पवार कह दो सर, क्या झूठ है, क्या झूठ क्या बोल दूं भाई साहब। इस बैच की चीजें डिलीट हो जाएंगी एग्जाम के बाद ऑब्वियसली। आपकी एक चीजें हैं, आपकी एक वैलिडिटी है, वहां तक ही आपके सारे की सारी चीजें हो जाएंगी। गुड न्यूज यही है भाई साहब, मेडिकल एसएसआर की वैकेंसी आ चुकी है, जिसके अंदर आप सब लोग एलिजिबल हैं। ठीक है ना? तो एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट की परमानेंट भर्ती आ चुकी है, नेवी एसएसआर की भी आ चुकी है, एमआर की भी आ चुकी है। जो भी आप एलिजिबल, आप फॉर्म पर फिल करना स्टार्ट कर देना। 26 मई को पेपर है। ठीक है ना? तो बढ़िया तरीके से आप पढ़ो, 31 तक अपना ये पेपर दे के जाओ, देन उसके बाद में मई में आपको उसका पेपर है। ठीक है जी। भाई साहब मेरे से मत पूछो, वरना मैं सीधा करूंगा तुम्हें ब्लॉक। तुम लोगों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसको डाउनलोड कर लो। उसके अंदर आप सब लोगों को बता रखा है कि आपका पेपर का पैटर्न क्या है। ठीक है ना? इतने गधे निकम में मत बनो। ठीक है जी। पेपर का पैटर्न अगर तुम्हें नहीं पता है तो फिर तुम किस लिए पढ़ रहे हो? किस लिए पढ़ रहे हो फिर तुम लोग? ठीक है। तुम्हें जब नेवी, सॉरी, तुम्हें अगर बात की तो अपना अग्निवीर का जो ये अगर बोल, सॉरी इसका बोल रहा हूं मैं। तुम लोगों को अगर बात की तो पता ही नहीं है मेडिकल असिस्टेंट का क्या रहने वाला है चीजें। तो भाई साहब तुम क्यों ही एग्जाम, क्यों ही तैयारी कर रहे हो यार? खैर छोड़ो, क्या ही बोलूं मैं आप लोगों से। तो ऐसा है, अब कोई कमेंट नहीं होना चाहिए फालतू का। जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वही हम पढ़ेंगे। ठीक है। दूसरा, मैंने बहुत देख लिया भाई साहब तुम लोगों की हेल्प करके।
मेरा होना जाना कुछ नहीं, तुम लोग रहोगे गधे के गधे, क्योंकि तुम्हें सारी चीजें जो है ना वो थाली में परोस के तुम्हारे सामने रख दे तो तुम कर लेते हो, है ना। और वैसे तुम्हें फालतू की रील दिखवानी हो, फालतू की कोई एक्स वाई जेड वायरल हो रखा हो इंटरनेट के ऊपर, तुम्हें वो दिखवाना हो, फेसबुक चलवाना हो, या कुछ एक्स वाई जेड करना हो, ठीक है ना, और फालतू की गंदी हरकतें करनी हो, तो उन लोगों के लिए तब तब तो तुम्हारे पास जो है ना सारी चीजें दिमाग आ जाता है। लेकिन तुम्हारे पास खुद के कैरियर के लिए कोई भी चीज अगर बात के तो नहीं है। ठीक है जी। तो भाई साहब ऐसा है, आप सब लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लीजिए और चीजों को पढ़ लीजिएगा जरा। ठीक है। दूसरा, क्या एज है, क्या चीज नहीं है, क्या सब चीजें वगैरह है, इसके लिए मैंने एक इवेंट कर दिया है, आपके ग्रुप में भी मैंने शेयर किया था उसका लिंक, आप जाके देख लीजिएगा उस चीज को। ठीक है। अब बढ़िया है, अब हम पढ़ लें। ओके रिपोर्ट। ठीक है। तो हम डिस्कस करने वाले एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में भाई साहब। एंशिएंट हिस्ट्री, इसके रिगार्डिंग में मैंने आपको वाईटी के ऊपर क्लास में पढ़ा रखा है, सारी की सारी चीजें वाईटी के ऊपर हमने पढ़ा चुके हैं। ठीक है ना। ठीक है। तो एक बार हमें रिवीजन करेंगे। हम यहाँ तक पहुंच गए, साइंस हमारा हो चुके हैं, हम यहाँ तक पहुंच गए हैं। अगली वाली क्लास में मिडेवल, उससे अगली वाली क्लास में मॉडर्न, उससे वाली अगली क्लास में इकोनॉमिक्स और पॉलिटी। मतलब ये लगा लो कि 15 तारीख तक तो जो है हम आपको 15 या 16 तारीख तक आपका ये सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। नोट्स आप लोगों ने बना लिए होंगे, सारी की सारी चीजें आपने कर ली होंगी। ठीक है। ये आपके नेवी के एग्जाम में भी मैं आपको यही पढ़ाने वाला हूँ, यही आपको बेनिफिट देगा। डिपेंड करता है कि आप सब लोगों ने नोट्स बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। ये अपना चैनल है, इसके ऊपर आपको चीजें देखने को मिलती रहती हैं। ज्योग्राफी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पर हमने कवर करवा ले विद क्विज के थ्रू। एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं भाई साहब। ठीक है। तो एंशिएंट हिस्ट्री को जो है वो बेसिकली हम जो है वो, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री को जो है वो बेसिकली अगर बात करें तो हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से 3 हिस्से होते हैं भाई साहब? एक होता है स्टोन एज, जिसके अंदर भाई साहब पत्थर हथियार वगैरह जो थे, जितने भी सारे थे वो पत्थर पत्थर थे, सारी चीजें पत्थर से हुआ करती थी, उसको हम स्टोन एज बोल देते हैं। दूसरी भाई साहब ब्रोंज एज। ब्रोंज एज मतलब कांसा आ गया था, तो कांसा हमारा यूज होता था, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो आपका ब्रोंज एज कहलाएगा, याद रखना जरा। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम क्या बोल देते हैं? ब्रोंज एज वाली बोल देते हैं। इसके बाद आपका आपका है वैदिक सभ्यता, वैदिक युग। वैदिक को जो हम क्या बोल देते हैं? आयरन बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए इंडस वैली वालों को जो है वो आयरन की खोज समझ नहीं थी। तो बहुत बार पूछा गया कि बताइए सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस चीज की जानकारी नहीं थी, तो आप क्या बोल दोगे सर, किसकी जानकारी नहीं थी? लोहे की जानकारी नहीं थी उनके पास। तो लोहे की जानकारी नहीं थी, इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या बोला जाता है? ब्रोंज एज बोला जाता है। ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि ब्रोंज एज किसे कहा जाए, तो आप क्या बोलोगे सर? इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता को हम ब्रोंज एज बोल देंगे। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? आयरन एज की। तो आयरन एज में आपका वैदिक सभ्यता आ जाएगा। अब हमें 3 पता लगी, ठीक है ना। अब एक जो है क्राइटेरिया और भी है। एक क्राइटेरिया और भी कैसे है जी? ऐसा है कि जो प्री हिस्टोरिक इंडिया जो है उसको हम बेसिकली 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले वाला अगर बात करें तो हम पैथोलिक, पैथोलिक जिसको पूरा पूरा पाषाण काल बोलते हैं, इसको हम आगे डिवाइड कर सकते हैं निम्न, मध्ययन और इस सारी की सारी चीजों में। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है भाई साहब, आप सबको पता होना चाहिए, आप सबको पता होना चाहिए कि पूरा पाषाणिक काल, पूरा पाषाणिक काल कहने का मतलब सबसे पुराना आपका काल हो जाएगा। फिर मध्य पाषाणिक को बोला जाता है मेसोलिथिक, मेसोलिथिक बोला जाएगा मध्य पाषाण काल को। और नव पाषाण को कहा जाता है न्यूलिथिक, नियोलिथिक कहा जाता है। ये आप सब लोगों ने बहुत बार पढ़े भी होंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ी भी होंगी। अब बात क्या आती है इन चीजों में से कि सर हमारे हिसाब से एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा, जहां से एग्जामिनर आपके साथ में क्वेश्चन पूछेगा वो मैं चीजें आपके साथ बार बार डिस्कस कर रहा हूं। जैसे कि मैं बताता हूं, जैसे पाषाण काल है आपका, जो बेसिकली स्टोन एज था, स्टोन एज के अंदर जो है हमारे पास पत्थर ही हुआ करते थे और कुछ नहीं हुआ करता था। तो हमारे पास कोई भी पढ़ा लिखने का लिखा, मतलब इंसान को पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता था, तो हमारे पास कुछ एविडेंस है ही नहीं उसके। तो जिस भी चीज के कोई लिखित साक्ष्य नहीं है वो कौन सा कहलाएगा बेटा? वो प्री हिस्टोरिक कहलाएगा, प्री हिस्टोरिक। ठीक है। सेकंड, सर पढ़े लिखे तो हैं, पढ़े लिखे साक्षात तो हैं, लेकिन हम आज तक पढ़ ही नहीं पाए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि आपको देखने को मिलेगी, जैसे हम रोमन लिपि इंग्लिश में लिखते हैं, देवनागरी लिपि हिंदी में लिखते हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता उसके पास लिपि तो थी सर, स्क्रिप्ट तो थी, लेकिन हमारी अभी तक इतनी चीज नहीं हो पाई कि हम उसको पढ़ पाए। तो क्या है सर, हमारे पास रिटन एविडेंस तो है, लेकिन अभी तक हम उसको समझ नहीं पाए हैं सर। तो वो कौन सा हो जाएगा? प्रोटो हिस्टोरिक हो जाएगा।
और हिस्टोरिक टाइम पीरियड कौन सा हो जाएगा? हिस्टोरिक टाइम पीरियड वो जो पढ़ा लिखा हुआ, जिसको हम पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, वो हमारे पास होते हैं, जैसे वेद पुराण वगैरह, ये सारा का सारा, कि जी यहाँ पर जो है क्या है, लिखित साक्ष्य है और उसको हम पढ़ भी सकते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि बताइए हिस्ट्री को हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे, तो आपको कौन से 3 भाग हो जाएंगे, कौन से 3 पार्ट हो जाएंगे? आप बोलेंगे सर प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक कहने का मतलब सर कुछ भी नहीं है हमारे पास, ना पढ़ने को है ना कुछ समझने को है, वो क्या हो जाएगा? प्री हिस्टोरिक हो जाएगा। प्रोटो हिस्टोरिक, प्रोटो कहने का मतलब क्या सर, लिखा हुआ तो है लेकिन हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया। और हिस्टोरिक टाइम पीरियड कौन सा है सर? पढ़ा लिखा भी है, पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। ठीक है, ये तो ये चीज, तीनों चीज आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पाषाण काल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। ठीक है, इनके हिसाब से हमारी हिस्ट्री चलेगी। तो जी स्टोन एज में हम क्या यूज करते थे? स्टोन यूज करते थे। ब्रोंज एज में क्या यूज करते थे? ब्रोंज यूज करते थे। सबसे सिंपल सा एग्जांपल है हड़प्पा सिविलाइजेशन। आयरन यूज करते सर हम आयरन एज में, सबसे बड़ा एग्जांपल है वैदिक टाइम पीरियड, और उसके बाद में सारा का सारा मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य वगैरह वगैरह, सारा का सारा ये वैदिक टाइम पीरियड आपका हो जाएगा, जिसको हम बोल देंगे आयरन एज। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर मैं इसको हटाऊं, तो इसको मैं हटा देता हूं, इन इन 2 स्लाइड को मैं हटा देता हूं, जो आप लोगों के लिए कंफ्यूजिंग है, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, बाद में पढ़ेंगे, इनको हटा ही देता हूं। आपकी स्टडी होनी चाहिए यहाँ पर, एंशिएंट हिस्ट्री की स्टार्टिंग होगी यहाँ से, और ये वाली चीज। सबसे पहले हम बात करें सर पेलोथोलिक। पेलोथोलिक कहने का मतलब क्या हो जाएगा जी? पूरा पाषाण काल। अब स्टोन एज जो है, जो आपका पत्थर युग है, उसको 3 भागों में डिवाइड किया बेटा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो उसका पहला पार्ट हम पढ़ रहे हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में याद रखना भाई साहब, आग की खोज, तो आपसे डायरेक्टली ये पूछेगा, बतेरा मानव ने आग की खोज कब की? तो आग की खोज कब की सर? पूरा पाषाण काल में की, मतलब पैलेथोलिक टाइम पीरियड में जो है हमने आग की खोज कर ली थी। आपसे यही एक क्वेश्चन बनेगा, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। मैं अगेन फिर से बोल देता हूं, आपसे पूछे बतेरा मानव शिकारी जीवन कब व्यतीत करता था? तो आप क्या बोलोगे सर, कौन से काल में करता था? पूरा पाषाण काल में। तो पूरा पाषाण काल से 2 क्वेश्चन बने। क्या बना पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन ये बना कि मानव कब अपना शिकारी जीवन व्यतीत करता था? आप बोलोगे सर पूरा पाषाण काल में। मानव ने आग की खोज कब कर ली थी? आप बोलोगे जी पूरा पाषाण काल के अंदर मानव ने आग की खोज कर ली थी। आप बोलोगे सर भारत में कोई पूरा पाषाण काल की जगह है? आप बोलोगे जी है, बिल्कुल है, हथनोरा में है। हथनोरा, हथनोरा यहां पर मानव की खोपड़ी हमें देखने मिली है। भीमबेटका में है सर, भीमबेटका, जहां पर आपको गुफा के चित्र आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, पहली बार इंसान के अस्तित्व, पहली बार इंसान का कहां पर अगर बात करें तो प्रूफ मिला, कहां मिला? नर्मदा घाटी में सर मानव का पहला अस्तित्व मिला। ठीक है ना, तो आपको 3 चीजें याद रखनी बेटा। क्या? आपसे पूछे कि जी हथनोरा जो है उसमें क्या मिला? तो आप बोलोगे सर हथनोरा, हथनोरा में जो मध्य प्रदेश में मानव की पहली बार खोपड़ी मिली। तो मानव का जो है वो बेसिकली अगर बात करें तो आपका हथनोरा के अंदर जो है वो ह्यूमन स्केल मिला। तो ह्यूमन ह्यूमन स्केल जो है वो कहां पर मिला? आपके हथनोरा में मिला। आपसे पूछा जाएगा बताओ जरा रॉक पेंटिंग। रॉक पेंटिंग कहने का मतलब गुफा के अंदर चित्रकारी कर रखी थी बेटा। तो गुफा के अंदर चित्रकारी कहां कर रखी थी? भीमबेटका। मैंने बताया भी था आप लोगों को, भीमबेटका गुफा कहां पर है? मध्य प्रदेश में। वर्ल्ड में सबसे पहले चित्रकारी का कहीं भी प्रूफ मिलता है, प्रमाण मिलता है, कहां पर मिलता है जी? भीमबेटका में मिलता है। नर्मदा वैली, नर्मदा वैली में पहले बार भाई एविडेंस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, मानव के पहले प्रूफ मिलता है कि जी यहां पर कोई आदमी रहता था। अब मुझे बताओ जरा, इस पूरे में किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है तो एक बार थम्स अप भेज दो, है तो पूछ लो, बताओ जरा। बताइए जरा। ऑल ओके रिपोर्ट है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला मध्य पाषाण काल के बारे में बात करते हैं। मध्य पाषाण काल, जिसको क्या बोल दोगे भाई साहब? जिसको बोल दोगे मिसोलिथिक। मिसोलिथिक में क्या पढ़ना पड़ेगा जी? मिसोलिथिक में हमें पढ़ना है कि जी सबसे पहले आपसे ये डायरेक्टली सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछेगा, 100% चांस अगर आपसे पूछेगा तो क्वेश्चन कि मानव ने सबसे पहले पशुपालन किस साल में या किस एरा में, किस युग में स्टार्ट किया? सर मानव ने पशुपालन स्टार्ट किया था मध्य पाषाण काल के अंदर। और सबसे पहले जो पशु पाला वो कौन सा था? कुत्ता था, याद रखना।
तो इंसान ने जो सबसे पहले जानवर पाला वो कौन सा था? कुत्ता था, याद रखना जरा। ठीक है, कुत्ते को पालतू बनाया। अच्छा, इसके बाद में देखो जब हम बढ़ते गए, जैसे कि आपको पता हो तो पहले जब कंप्यूटर आया करता था, आपको पता है, जब तुम थे भी नहीं इस दुनिया में, पहले कंप्यूटर आया करता, पता है? तुम्हारा जो बड़ा वाला घर है ना, इतना बड़ा कंप्यूटर हुआ करता था, जो नॉर्मल कंप्यूटर हम यूज करते हैं, वो बड़ा वाला कमरा, बड़ा कमरा जैसा कंप्यूटर आया, फिर थोड़ा छोटा छोटा होगा, बिल्कुल छोटा होगा, बिल्कुल छोटा होगा, अब बिल्कुल पतला सा लैपटॉप आता है, पाम टॉप आ गया। ठीक है ना? तो जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो क्या होता जाएगा, आविष्कार चीजें नहीं नहीं। तो भाई साहब यहां पर हम बड़े बड़े पत्थर पत्थर यूज करते थे, यहां हम छोटे छोटे पत्थर यूज करने लगे, सूक्ष्म पाषाण उपकरण यूज करने लगे थे। ठीक है ना? तो माइक्रोलिथिक टूल यूज करने पड़े, तो छोटे छोटे, अब छोटे छोटे हमारा दिमाग काम करने लग गया कि भाई साहब इतना बड़ा भारी भरकम लेके जाने की जरूरत नहीं है, छोटा सा भी लेके काम किया जा सकता है। ठीक है जी। अच्छा, ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता है, बिल्कुल देखने को मिलता है। सर आपको कहां से पता लगा पशुपाल, कहां से पता लगा? एनिमल हस्बेंड्री का। तो आप बोलोगे आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर बात करें, सर्वप्रथम पशुपालन का जो हमें परिणाम मिला वो मिला आदमगढ़, मध्य प्रदेश से। तो आपसे कोई पूछे कि बतेरा पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले पशुपालन का जो प्रूफ मिला है वो प्रूफ कहां पर है? आप बोलोगे सर कहां पर? आदमगढ़। आदमगढ़ कहां पर है जी? मध्य प्रदेश के अंदर है। सबसे पहले अगर बात करते हैं अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री हमें पाई हुई। अच्छा, अगर आपसे आदमगढ़ ना दे रखा हो तो आपको बोलते सर बागौर राजस्थान के अंदर। तो बागौर राजस्थान के अंदर और आदमगढ़ मध्य प्रदेश के अंदर, यहां पर सबसे पहले पशुपालन के जो है वो अगर बात की तो देखने को मिल जाएगा। ठीक है। सर पोर्टल बंद होने वाला है। कौन सा पोर्टल बंद होने वाला है भाई साहब? दी सागर धनकर, क्या दिक्कत है भाई तेरे को? क्या कौन सा पोर्टल बंद होने वाला है? हाँ, आगे मेसोथोलिक के बारे में बात करें, मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में आपको और भी याद रखना है। क्या याद रखना है आपको? वैसे छोड़ो, वैसे कोई कोई जरूरत नहीं। आपको ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट, ये आप याद रख लेना। नव पाषाण काल के बारे में बात करें, नियोलिथिक टाइम पीरियड के बारे में बात करने वाले, नियोथिलिक। ठीक है। हाँ, प्रतापगढ़ महदा में बहुत सारे मिले हैं। ठीक है ना? महदा प्रतापगढ़ में मिले हैं, आपके हड्डी मिले हैं, चूल्हे के उपकरण, बहुत सारी चीजें वगैरह। ठीक है। सत्यम जा सर, पेट्रोल बोला है वो। भाई मैं लास्ट टाइम मैं बोल रहा हूं, टॉपिक के अलावा अगर मुझे, मैं बैठा हूं भरा, पहले बोल रहा हूं मैं। ठीक है ना? मेरा दिमाग नहीं है सेंटर में। मैं आप लोगों से बहुत प्यार से रिक्वेस्ट से बोल रहा हूं, अगर इस टॉपिक के अलावा फालतू की कोई बकवासबाजी करी, मैं डायरेक्टली परमानेंटली ब्लॉक करवाऊंगा भाई साहब उस इंसान को। और मैं ये बहुत बार बोल चुका हूं। ये पेट्रोल पोर्टल पता नहीं क्या क्या है। पहले तो गधे तेरे को पेट्रोल की स्पेलिंग लिखनी नहीं आती, पेट्रोल बंद होने वाला है। आप लोगों का माइंड है, पढ़ने का मूड है तो बताओ, मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। नहीं है, मैं भी अपने घर जाता हूं, तुम भी अपने घर जाओ। फिर मेरे साथ बकवास करने की जरूरत नहीं है। चलो जी, नवपाषाण काल में क्या हुआ? नवपाषाण काल में याद रखना हमने कृषि स्टार्ट की थी, हमने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया था, याद रखना। तो एग्रीकल्चर कब स्टार्ट हुआ जी? याद रखना नवपाषाण काल में बेटा, नियोलिथिक टाइम पीरियड में। नियोलिथिक, तो आप समझे चीजों को क्या? सर सबसे पहले हमने शिकारी जीवन, तो शिकारी जीवन किसमें था? पूरा पाषाण काल में था, शिकारी जीवन था, और आग की खोज हमने कर ली थी। दूसरा मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में हमने क्या किया सर? जो पशु पालना स्टार्ट कर दिया था। और नव पाषाण काल जो आपका नियोलिथिक टाइम पीरियड आया, उसमें हमने क्या करना स्टार्ट कर दिया जी? हमने कृषि करना स्टार्ट कर दिया। तो कृषि करना स्टार्ट कर दिया, पशुपालन से स्थायी जीवन। मतलब भाई देखो ऐसा है, अब आप गाय भैंस पालोगे तो आप थोड़ी ना इसको जो है ना आज यहां रहोगे, 10 दिन के बाद वहां रहोगे, 20 दिन के बाद वहां रहोगे। नहीं नहीं, जब आप सब लोग ने पशुपालन करना स्टार्ट कर दिया तो अब एक बस्ती में, जैसे कि हम रहते हैं, हम रोज हमारा पता है कि जी हम बाहर कमा के आएंगे, लेकिन हमारा घर यही है तो हमें यही आना पड़ेगा। तो कहने का मतलब जो है कि आपसे पूछा जाए कि सर परमानेंट सेटलमेंट कब हुआ हमारा? स्थायी जीवन, स्थायी जीवन, आदमी ने घूमना बंद कर दिया, स्थायी जीवन। बोलोगे सर नवपाषाण काल में हुआ था। नवपाषाण काल के अंदर बुर्ज होम एक जगह हो जाएगी जम्मू कश्मीर में, यहां पर कुत्ते के साथ में मानव को दफनाने का प्रमाण मिला है कि भाई साहब मालिक के साथ में कुत्ता दफना हुआ है। ये आपको प्रमाण देखने को मिलेगा बुर्ज होम के अंदर। कृषि का सबसे पहला साक्ष्य जो है
वो बेसिकली अगर बात करें तो मेहरगढ़ पाकिस्तान में हो जाएगा, लेकिन लेकिन ये पहला जो उगाया गया था, पहला हमने जो उगाया था, लेकिन ये है 6000 साल पुराना। अभी हाल ही में नई खोजों से पता लगा है कि अब ये प्रथम साक्ष्य नहीं रहा सर, अब मेहरगढ़ पाकिस्तान प्रथम साक्ष्य नहीं रहा, प्रथम साक्ष्य हो गया सर लुहरादेव। लुहरादेव उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। यहां पर कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले जो 9000 साल पुराने। तो आपसे पूछा जाए अगर ऑप्शन में लुहरादेव नहीं है तो आप मेहरगढ़ लगाओगे, अगर मेहरगढ़ है और लुहरादेव है तो क्या लगाओगे, लुहरादेव ही लगाओगे, याद रखना। इसी में हमने क्या किया भाई साहब, पहिए की खोज। तो आपसे पूछा जाए कि इंसान ने पहिया कब खोजा, तो आप बोलोगे सर कब खोजा, पहिया न्यूथेलिक टाइम पीरियड में खोजा था। ठीक है जी, बताओ जरा, किसी को डाउट हो तो पूछो जरा। ठीक है, आगे बढ़े। डाउट है बेटा आप पूछते रहिएगा, मैं वापस आ जाऊंगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करेंगे। तो पहली बात तो आपसे पूछेगा सर सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो आप बोलोगे सर ब्रोंज एज थी, कांस्य युगीन थी। तो कांस्य युगीन सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, याद रखना। कैसी थी, गांव से गांव वाले थे या सर इसमें शहर वाले, शहर वाले थे बेटा, शहरीकृत, मतलब शहरीकरण था इसके अंदर, अर्बनाइजेशन था, अर्बनाइजेशन। किसने खोज की सर, किसने खोज की, तो खोज किसने की, दयाराम साहनी ने की। कब की सर, 1921 में की दयाराम साहनी ने। अच्छा, मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी भाई साहब, राखलदास बनर्जी ने। कब की सर, 1922 में की थी। और ये जो नाम जो हम पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, किसने दिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन किसने दिया, सर जॉन मार्शल ने दिया। किसने दिया, जॉन मार्शल ने दिया। सर मानव तूफान स्पेलिंग क्या करता था डेड बॉडी को, भाई अभिषेक थोड़ा सा ढंग से पूछ ले भाई साहब, क्या पूछना चाह रहा है। सर ईसवी का क्या मतलब होता है, दीप सागर धनखड़ या दिनकर जो भी है भाई साहब, ईसवी साल को रिप्रेजेंट करती है। एडीबीसी अगर नहीं सुने होंगे तो बेटा दाखला ले ले, बिफोर क्राइस्ट अगर बात करें तो एडीबीसी दोनों चीजें होती हैं। ईसवी का क्या मतलब होता है, बिट्टू भाई मैंने बता तो दिया। पहली जो कृषि उगाई गई थी हमने, पहली जो कृषि उगाई थी वो भाई साहब जो ही थी, याद रखना जरा, जो ही थी, बारले ही थी। ठीक है, समझ में आया। हड़प्पा किस नदी के किनारे जी, रावी नदी के किनारे, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे आपको हड़प्पा देखने को मिल जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा क्या हड़प्पा कालीन सभ्यता में लिपि मौजूद थी, सर लिपि तो थी लेकिन अभी तक हम पढ़ नहीं पाए, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को हम क्या बोल देते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक टाइम पीरियड का बोल देते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक में तो क्या था, प्री हिस्टोरिक में तो कुछ लिखा पढ़ी नहीं थी, प्रोटो में लिखा पढ़ी थी लेकिन पढ़ नहीं पा रहे थे, और हिस्टोरिक में पढ़ा लिखी भी थी और पढ़ भी पा रहे हैं। ठीक है जी, तो यहां पर आपको याद रखना, क्या सर इसके अंदर स्क्रिप्ट अवेलेबल थी, बिल्कुल अवेलेबल थी जी। अच्छा, और क्या क्या था जी, इसके अंदर एक जगह है बेटा लोथल, लोथल में बंदरगाह था। तो आपसे पूछा गया है, आपका प्रीवियस क्वेश्चन है बेटा कि बंदरगाह, तो बंदरगाह जो आपको याद रखना है, लोथल के अंदर बंदरगाह थी लोथल के अंदर। ठीक है, तो लोथल के अंदर बंदरगाह, लोथल कहां हो जाए जी, लोथल हो जाए गुजरात के अंदर। ठीक है, लोथल एक जगह गुजरात में, आगे मैंने बता भी रखा सारी की सारी चीजें। मोहनजोदाड़ो का मतलब क्या होता है, मौतों का टीला, मौत का टीला मोहनजोदाड़ो होता है, याद रखना। किस भगवान की पूजा की जाती थी, याद रखना, पशुपति महादेव की, पशुपति महादेव की पूजा की जाती थी, पशुपति महादेव की पूजा की जाती थी। ठीक है जी, ठीक है, पशुपति महादेव की पूजा की जाती थी। अब बोला जी सिंधु घाटी सभ्यता क्यों खत्म हुई, हमें नहीं पता भाई क्यों खत्म हुई। कोई बोलते हैं कि भाई साहब व्यापार में गिरावट आई, कोई बोलता जलवायु परिवर्तन हो गया, कोई बोला भाई सूखा आ गया, कोई बोला बाढ़ इतनी आ गई। जो मोहनजोदड़ो की आप मूवी बता रहे ऋतिक रोशन की, जो मोहनजोदड़ो वाली मूवी, उसमें तो वो बाढ़ आई, वो बहते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से वो सभ्यता खत्म हो गई। अब बात आती है उस सभ्यता के इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट जगह और वहां से आपके विशेषताएं, जैसे हड़प्पा, हड़प्पा आज पाकिस्तान में है, याद रखना जरा। तो हड़प्पा जो है पंजाब में है, पर पंजाब कौन सा सर, पाकिस्तान वाला पंजाब है, याद रखना जरा। आपसे पूछा जाए
कि 6 बड़े अन्न के भंडार कहां पर मिले हैं लगातार, लगातार पंक्ति में 6 बड़े अन्न के भंडार, आप बोल दोगे सर कहां मिले हैं? हड़प्पा में मिले बेटा, याद रखना। कहां पर अगर बात करें तो आपको जो है वो मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं, तो मातृ देवी की मूर्तियां कहां मिली? हड़प्पा में मिली हैं। मोहनजोदाड़ो जो अगेन पाकिस्तान में बेटा, यहां पर बड़ा विशाल नहाने का स्नाना घर मिला, विशाल स्नान घर मिला है, विशाल अन्न के भंडार मिले हैं। और एक महिला की अगर बात करें तो नाचते हुई महिला की कांस्य की मूर्ति मिली है। ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा अगर बात करें तो, सबसे ज्यादा अगर बात करें तो विशाल स्नान घर आपसे पूछा गया है। ग्रेट बाथ कहां मिला है? ग्रेट बाथ कहां मिला है? मोहनजोदाड़ो में मिला है। ग्रेट गायनरी कहां पर मिली है आपको? तो वो आपको कहां पर मिले हैं? आपको मोहनजोदाड़ो में मिली है। और नाचती हुई महिला की कांस्य प्रतिमा बड़ी फेमस है, ये भी आपको मोहनजोदड़ो में देखने को मिलेगी। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। लोथल, जिसके बारे में मैंने बताया, लोथल गुजरात में हो जाए बेटा। यहां पर गोदी मतलब डॉकयार्ड, जहां पर बंदरगाह रुकती है वहां पर। ठीक है। और जहाज का टेराकोटा मॉडल, टेराकोटा मॉडल जैसे कि हम नहीं करते जो आजकल डिजाइन बनाते हैं कि छोटा सा डिजाइन बना लेंगे, छोटी सी गाड़ी तो डिजाइन हो जाएगा, टेराकोटा उसको बोलते हैं। और भाई साहब बड़ी सारी एक्चुअल में जो रियल हो जाएगा वो, ठीक है ना, तो वो वाली चीज है। धोलावीरा याद रखना बेटा, धोलावीरा कहां पर? गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी मैं नाम लिखवा रहा हूं ना, जितने भी नाम बता रहा हूं, ये अगर बात करें तो भाई साहब 2 भागों में बटे हुए थे। मतलब शहर 2 भागों में बटा हुआ था। पहला बड़ा भाग जो होता था उसके अंदर राजा महाराजा बड़े बड़े लोग अमीर लोग उड़ा करते थे, और दूसरे दूसरे रहा करते थे गरीब किसान विसान। अगर आपने ध्यान दिया हो, यही चीज मोहनजोदड़ो में ऋतिक रोशन वाली मूवी में दिखा रखी है। ठीक है जी। अच्छा, कालीबंगन, कालीबंगन कहां हो जाएगा? राजस्थान में हो जाएगा, याद रखना, इतना याद रखना, कालीबंगन राजस्थान में हो जाएगा। यहां पर अगर बात के भाई साहब जुते हुए खेत मिले हैं, जुते हुए खेत, ठीक है ना। तो कहां पर अगर बात करें तो जुते हुए खेत मिले हैं भाई साहब, खेत जोत रखे हैं वो आपको देख रहे हैं, ठीक है ना। धोलावीरा में ये एकमात्र ऐसा है भाई साहब, धोलावीरा जहां 3 हिस्सों में बटा हुआ था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा शहर जो तीन तीन हिस्सों में बटा हुआ था, तो कौन सा हो जाएगा? 3 हिस्सों में, याद रखना, धोलावीरा हो जाएगा। ठीक है जी। क्या सर मुझे और पढ़ने की जरूरत है, और जानने की जरूरत है? नहीं, काफी है। अब बात करते हैं वैदिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में आया ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल बेसिकली ग्रामीण हुआ करते थे, ग्रामीण हुआ करते थे। ठीक है जी। तो याद रखना था, पहले तो यहां पर याद रखना पशुपालन होता था, कृषि भी होती थी। क्या इनको आपसे डायरेक्टली पूछ जाएगा, क्या वैदिक काल में लोहे की खोज हो चुकी थी? तो आप बोलोगे तो यस सर, इनको लोहे का पता था, लोहा पता था। एक एक सोने का सिक्का चलता था, उसको बोलते थे निस्क। तो वैदिक काल में चलता हुआ निस्क क्या हो जाएगा? तो सोने का सिक्का हो जाएगा, याद रखना जरा। ठीक है ना। सबसे महत्वपूर्ण देवता उसमें कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता में हमने डिस्कस किया पशुपति महादेव जी। लेकिन जब तक वैदिक सभ्यता आई, किसने जगह ले ली भैया? इंद्र भगवान ने। तो इंद्र, है ना, इंद्र, INDR, इंद्र, इंद्र, याद है ना, इंद्र भगवान अगर बात है, इंद्र। दूसरा सबसे बड़ा देवता कौन सा हो जाएगा? तो अग्नि का देवता अग्नि हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, ठीक है जी। आगे बात करते हैं। 4 वर्ण आपके हुआ करते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये आप सबको पता होगा। 4 वेद हुआ करते थे, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्वेद। अब आपसे पूछा जाए कि इनमें चारों में से सबसे पुराना कौन सा? तो ऋग्वेद सबसे पुराना था, याद रखना, पुराना था। इसके अंदर 1028 सूतक आपको देखने को मिल जाएंगे, 10 मंडल आपको देखने को मिल जाएंगे। 10 मंडल मतलब 10 जगह से आपका डिवाइडेड अगर बात करें तो। सामवेद, सामवेद भजनों से संबंधित था, भजन हो जाएंगे, धुन हो जाएंगी, संगीत का संबंधित होगा, सामवेद से, याद रखना। यजुर्वेद के अंदर भाई साहब आपके यज्ञ वगैरह हुआ करते थे, जितने भी सारे यज्ञ वगैरह। और भाई साहब कहीं भी जादू टोना तंत्र मंत्र जितनी भी सारी चीजें थी वो हुआ करती थी अथर्ववेद के अंदर। कहां पर बेटा? अथर्ववेद के अंदर। उपनिषद को बोला जाता है दार्शनिक ग्रंथ, फिलोसफिक ग्रंथ, फिलोसफी। तो 108 जो है वो उपनिषद हुआ करते थे, 108 उपनिषद हुआ करते थे। तो आपसे पूछा जाए कि सबसे पुराना, तो सबसे पुराना ऋग्वेद हो जाएगा। संगीत से जुड़ा हुआ कौन सा हो जाएगा बेटा? सामवेद हो जाएगा। यज्ञ कर्मकांड से जुड़ा हुआ कौन सा हो जाएगा? यजुर्वेद हो जाएगा। और भाई साहब काली, है ना, पूजा वूजा अगर बात के भाई साहब काला जादू वगैरह जो भी सारी चीजें हैं जो आपके अथर्ववेद से संबंधित हुआ करते थे।
उपनिषद आपके 108 हो जाएंगे। बतेरा कौन से उपनिषद से हमने सत्यमेव जयते लिखा लिया हुआ है, बताना जरा एक बार। पहली क्लास में पढ़ाया था आप लोगों को नेशनल सिंबल में, कौन से उपनिषद से हमने सत्यमेव जयते लिया हुआ है, बताओ जरा एक बार बताइए। कौन से उपनिषद से हमने सत्यमेव जयते, कौन से उपनिषद से लिया हुआ है, जल्दी से बताओ जरा, तुरंत प्रभाव से। मंजित का सही आंसर है बस। हाँ, अब तो बाकी सब तो बोलने लग जाएंगे, अब तो बाकी सब बोलने ही लग जाएंगे। पहले आंसर देने वाले बना करो भाई साहब, अब तो हर कोई बता देगा जरा। हाँ, चलो शाबाश। ठीक है जी। रामायण किसने लिखी है जी, वाल्मीकि जी ने लिखी है। महाभारत किसने लिखी, वेद व्यास जी ने लिखी है। ठीक है ना। वेदांग हमारे 6 हैं, वेदों के अंग, छह छह वेदांग, 4 वेद 6 वेदांग, याद रखना। कौन कौन से वेद है ना, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। सोना, सोने को कहा जाता है हिरण्य। तो आपसे पूछा जाएगा कि बतेरा ऋग वैदिक काल में हिरण्य किसे कहा जाता है, तो हिरण मत करना ना। हिरण्य का मतलब होता है सोना। श्यामा का मतलब क्या होता था, लोहा। और अयास का मतलब क्या होता था, तांबा या कांसा। ठीक है जी, समझ में आ गई ये वाली बात। हाँ, 26 जनवरी 1950, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते भाई, मगध साम्राज्य। मगध जो साम्राज्य जो है, मगध साम्राज्य के ऊपर 4 शासकों ने, 4 राजवंश ने क्या किया, 4 राजवंश ने राज किया। ठीक है जी, ठीक है जी। बात करते हैं हर्यक राजवंश, दूसरा बात करते हैं शिशुनाग राजवंश, तीसरा नदवंश हो जाएगा, और चौथा जो हो जाएगा भाई साहब, अच्छा चौथा अभी वो चौथा जो कहां गया भाई, हाँ, मौर्य साम्राज्य 4। तो बेसिकली अगर बात करें, आपके 4 डायनेस्टी आपको देखने को मिल जाएगी। तो मगध के ऊपर 4 राजाओं ने क्या किए भाई साहब, ठीक है ना, ठीक है। तो मगध के ऊपर 4 राजाओं ने राज किया। पहला बात करें तो कौन सा हो जाएगा, हर्यक वंश हो जाएगा। पहला कौन सा हो जाएगा, हर्यक वंश। हर्यक वंश, हर्यक वंश की स्थापना किसने की, तो बिंबिसार ने की थी, याद है ना, बिंबिसार। बिंबिसार अलग होता है, और बिंदुसार अलग है। तो बिंदुसार अलग है और बिंबिसार अलग है, तो याद है ना, बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। तो आपसे कोई पूछे कि मगध साम्राज्य के ऊपर सबसे पहला शासन किस राजवंश का था, तो आप बोलोगे सर बिंबिसार का। क्या याद करना है सर बिंबिसार के बारे में, कुछ भी याद नहीं करना, कुछ भी याद नहीं करना, बस इतना याद रखना कि ये भाई साहब हर्यक वंश का संस्थापक था, हर्यक वंश का, और महात्मा बुद्ध के समकालीन, मतलब जब ये जिंदा थे तो महात्मा बुद्ध भी जिंदा ही थे, यारी थे ये लोग, यारी अपने। दूसरा, बिंबिसार का बेटा था अजात शत्रु। अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या करके खुद गद्दी पे बैठा था। इसको इसलिए पितृहंता कहा जाता है, याद रखना। क्या याद रखना है जी, हमें सिर्फ एक चीज याद रखनी है अजात शत्रु के नाम में, कि जी ये पहली बौद्ध परिषद, 483 ईसा पूर्व पहली बौद्ध परिषद किसके शासनकाल में हुई थी, तो अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद क्या करना है जी, कुछ नहीं करना। इसके बाद आया था शिशु नागवंश। हर्यक वंश के बाद में कौन सा आया दूसरे नंबर पर, शिशु नागवंश। शिशु नागवंश की स्थापना किसने की थी, तो शिशु नाग ने की थी। अब इसका बेटा था काल अशोक। जैसे बिंबिसार का बेटा था अजात शत्रु, अजात शत्रु के शासनकाल में पहली बौद्ध संगति हुई, वैसे ही शिशुनाग का बेटा था काल अशोक, काल अशोक के शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगति हुई 383 ईसा पूर्व में, 383 ईसा पूर्व में। बहुत बढ़िया बेटा मंजीत, बहुत बढ़िया। जैसे मंजीत पढ़ रहा है ना, ऐसे कमेंटबाजी होनी चाहिए, ऐसी चीजें होनी चाहिए, बतानी चाहिए, आपको याद आए, आप लिखो, टाइप करो।
ना जी, इससे ऐसी चीजें करेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा ना। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं पोल नहीं होंगे, या तो पोल ही करवा लो या तो एमसीक्यूज ही करवा लो, मैं सब सब्जेक्ट के एमसीक्यूज लेकर आ जाऊंगा, या फिर थ्योरी करवा लो। एक दिन में हमें पूरी इंडियन हिस्ट्री पढ़नी भी है, आपको थ्योरी भी पढ़नी है, आपको उसके ऊपर एमसीक्यूज भी चाहिए, सारी चीजें तो पॉसिबल नहीं है बेटा। तीसरा वंश कौन सा है जी? तीसरा वंश है नंदवंश। नंदवंश, नंदवंश की स्थापना किसने की थी? महापद्मानंद। यह भारत का पहला सम्राट था। तो भारत का पहला सम्राट किसे कहा जाता है? महापद्मानंद को कहा जाता है भारत का पहला सम्राट, याद रखना था। और इसका बेटा था धनानंद, जो अंतिम शासक था। तो धनानंद के शासनकाल में ही, याद रखना जरा, सिकंदर ने आक्रमण किया था। तो आपसे पूछा गया है बहुत बार, जब सिकंदर महान ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था तो भारत में कौन राज्य राज्य करता था? तो सिकंदर के टाइम पीरियड पर कौन राज्य राज्य करता था? धनानंद। और इसी धनानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चौथा जो साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य है, तो मगध के ऊपर चार राजाओं ने राज किया। पहला कौन सा? हर्यक। दूसरा कौन सा? शिशुनाग। तीसरा कौन सा? नंदवंश। और चौथा कौन सा हो जाएगा? मौर्य साम्राज्य। ठीक है, सिकंदर ने आक्रमण किया। सिकंदर ने कब आक्रमण किया जी भारत में? धनानंद के शासनकाल में किया, याद रखना जरा। 327 से 325 ईस्वी के बीच में किया था। ठीक है ना? पोरस के साथ में लड़ाई हुई 326 की, जिसको बोला जाता है कौन सी लड़ाई? हाइड स्पेस की लड़ाई। हाइड स्पेस की लड़ाई कहा जाता है, याद रखना जरा, हाइड स्पेस की लड़ाई। हाइड स्पीड को अगर बात करें, यूनानी भाषा में हाइड स्पीड बोला जाता है, अपन बोलते झेलम। तो आपसे पूछा जाता है कि बताइएगा, पोरस और सिकंदर की जो लड़ाई हुई थी, पोरस और सिकंदर की जो लड़ाई हुई थी, वो कहां पर हुई थी सर? झेलम नदी के किनारे हुई थी। झेलम को वो क्या बोलते थे भाई साहब? हाइड स्पेस बोलते थे। कब हुई थी? 1526 में हुई थी, सॉरी 1500 बोलना, 1526 कहां पर मैं पानीपत, 326 ईसा पूर्व में हुई थी बेटा, याद रखना। ठीक है, अब क्या होगा? उत्तर वैदिक काल के बाद में समाज में बहुत सारी चीजें हो गई थी, समाज को साफ करने की जरूरत थी, तो साफ करने की जरूरत थी, तो फिर हमारे दो धर्म जो है जन्म लिए भाई साहब। पहला धर्म जो जन्म लिया वो आपका हो जाएगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म किसने बनाया? तो आप बोलोगे सर बौद्ध धर्म कौन लेकर आए? गौतम बुद्ध लेकर आए। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ बेटा? 563 ईसा पूर्व हुआ। कहां पर हुआ सर? लंबुनी में। लंबुनी ये जगह आज की डेट में नेपाल में है। ठीक है जी। इनके पिता का क्या नाम था? तो शुद्धोधन नाम था। इनकी माता का क्या नाम था? महामाया था। इनके जन्म देने के बाद इनकी माता की हो गई थी मृत्यु, इसलिए सौतेली माता ने पाला। सौतेली माता का नाम था महाप्रजापति गौतमी। इनके घरवाले का नाम था भाई साहब यशोधरा, और इनके बेटे का नाम था राहुल। ठीक है जी। ठीक है, अलेक्जेंडर द ग्रेट और सिकंदर महान एक ही हैं क्या? हाँ भाई बिट्टू, एक ही हैं। ठीक है ना? अलेक्जेंडर को हिंदी में सिकंदर बोल देते हैं, दोनों एक ही हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म में जब ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको निर्वाण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निर्वाण। तो महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहां हुई? तो आपसे बोला गया सिर्फ बोध गया के अंदर। तो महात्मा गांधी बोल रहा हूं, महात्मा बुद्ध को अगर बात करें, ज्ञान की प्राप्ति कब कहां हुई? बोध गया में हुई, याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जब महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया महात्मा बुद्ध ने, ठीक है ना, तो उसको बोला गया धम्म चक्कर परिवर्तन। क्या बोला गया? धम्म चक्कर परिवर्तन। ये कहां पर हुआ जी? सारनाथ में हुआ। तो पहला उपदेश कहां दिया? सारनाथ में दिया, याद रखना। इनकी मृत्यु हुई तो मृत्यु को बोलते महापरिनिवारण। महापरिनिवारण मतलब मृत्यु को बोलते महान। मृत्यु कहां हुई? कुशीनगर में हुई, याद रखना। ठीक है, त्रिपिटक एक किताब का नाम हो जाएगा। तो त्रिपिटक किस से, आपसे पूछा गया था, त्रिपिटक किस
धर्म की किताब है, तो आप बोल रहे हो सर किस धर्म की किताब है? बौद्ध धर्म की किताब है। ठीक है जी। अब ये तो हो गया हिंदी वालों के लिए। इंग्लिश वालों भाई साहब, बुद्धिज्म। बुद्धिज्म किसने फाउंडेड किया? महात्मा बुद्ध ने, गौतम बुद्धा के नाम से बोलते थे। 563 में इनका जन्म हुआ। लुम्बिनी में आपको देखने मिलेगा। पिता का नाम भाई साहब शुद्धोधन हो जाएगा, माता का नाम महामाया हो जाएगा, स्टेप मदर का नाम हो जाएगा महाप्रजापति गौतमी, वाइफ यशोधरा, और राहुल बेटे का नाम हो जाएगा। 35 साल की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसको निर्वाण बोला गया। पहला उपदेश दिया गया सारनाथ में, उसको धर्म चक्र प्रवर्तन बोला गया। और इनकी मृत्यु हुई कुशीनगर में, कुशीनगर में जिसको महापरिनिवारण बोला गया, महापरिनिवारण बोला गया। ठीक है जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जब महात्मा बोध के रिगार्डिंग मैंने बताया, तो 4 बौद्ध संगतियां हुई, 4। अजात शत्रु मैंने बताया, अजात शत्रु के टाइम पीरियड में पहली बार हुई। 483 में कहां पर जगह थी? राजगृह। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए रहा कि जी पहली बौद्ध संगति कहां हुई, तो आप क्या बोलोगे? सर राजगृह में। दूसरी बौद्ध संगति हुई वैशाली के अंदर, किसके शासनकाल में? अशोक, काल अशोका। तीसरी हुई अशोक के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में कहां पर? पाटलिपुत्र में 250 बीसी में। और फिर हुई कनिष्क के शासनकाल में, कनिष्क, कनिष्क के शासनकाल में हुई कश्मीर के अंदर, कब? पहली सेंचुरी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई साहब, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पूछो जरा, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछो जरा, बताइए। यहां तक किसी बच्चा पार्टी को डाउट है तो पूछो। तीनों बिहार में है भाई साहब, तीनों बिहार में है। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, तीनों बिहार में है। क्या आंसर नहीं दिया विकास कुमार साहू मैंने? क्या आंसर नहीं दिया मैंने? विकास कुमार साहू क्या आंसर नहीं दिया? श्री लास्ट वाला वापस बता दो। 4 बौद्ध संगतियां हुई हैं। पहली हुई काल अशोक अजात शत्रु के शासनकाल में, दूसरी काल अशोक का, तीसरा अशोक का, चौथी कनिष्क के शासनकाल में 483, फिर 10 साल के बाद 383, फिर 250 में, फिर एक पहली शताब्दी में। पहली हुई राजगृह में, दूसरी हुई वैशाली में, तीसरी हुई पाटलिपुत्र में, चौथी हुई कश्मीर के अंदर। जैन धर्म के बारे में बात करते हैं। जैन धर्म, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे जी? महावीर जैन थे। जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व में हुआ। वैशाली के पास हुआ, कुंडलग्राम में। तो वैशाली के पास कुंडग्राम में हुआ था, याद रखना रहा। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, याद रखना रहा। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। यहां पर अगर बात करें तो इनका ही नाम जो है वो सिद्धार्थ था। ठीक है ना? गौतम बुद्ध का अगर नाम करें तो इनका नाम ही सिद्धार्थ था, याद रखना जरा। माता का नाम था त्रिशला। इनको अगर बात करें तो 42 साल की उम्र में कैवल्य को प्राप्ति हुई। तो कैवल्य की प्राप्ति मतलब ज्ञान प्राप्ति को जैन धर्म में क्या कहा जाता है? कैवल्य कहा जाता है। इनका पहला उपदेश कहां था? पावा में था। पावापुरी में भाई साहब इनका निधन हो गया। तो निधन कब हुआ भाई साहब? पावापुरी में हुआ था इनका निधन। ठीक है जी। तो विकास, हु इज द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ इंडिया? कहां से पढ़ा है बेटा ये क्वेश्चन? विकास। और दूसरा, भाई तुमने यही लिखा हु इज द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ इंडिया, ना आपने मेरे से ये लिखा कि सर या कुछ और। मुझे लगा तू भाई साहब अपने किसी साथी वगैरह से पूछ रहा होगा। भाई मेरे से अगर डाउट होता तो यही पूछता ना कि सर हु इज द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ इंडिया। मेरे से तो यही पूछता शायद। ठाकुर सचिन, रजिया सुल्तान तो नहीं है। रजिया सुल्तान बोली जाती है पहली मुस्लिम महिला शासक। तो विकास कुमार साहू कहां से पढ़ा ये क्वेश्चन आपने?
तो याद रखना भाई साहब, जो दो जैन काउंसिल हुई थी, दो जैन परिषद हुई थी, पहली कहां हुई? पाटलिपुत्र में हुई, याद रखना जरा, बस इतना याद रखना। पाटलिपुत्र में। दूसरी हुई वल्लभी में। वल्लभी गुजरात में होता है भाई साहब, वल्लभी होता है गुजरात के अंदर, और पाटलिपुत्र है आपका बिहार के अंदर। कब हुई, क्या हुई, किसने की, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो पहली जैन संगति कहां पूरी? पाटलिपुत्र में। दूसरी जैन संगति कहां हुई? वल्लभी में हुई। ठीक है जी। 5 प्रतिज्ञाएं हैं जैन धर्म में, आप आते हो। हिंसा नहीं करनी चाहिए, अस्तेय मतलब चोरी, चोरी नहीं करनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब अधिक से ज्यादा धन का संचय नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जब मेरी वाईटी की क्लास में पढ़ा था, तो मैंने मेरी वाईटी वाली क्लास में आंसर नहीं दिया था इसका। विकास, जब तूने मेरी वाईटी वाली क्लास में पढ़ा था, तो तूने मेरी वाईटी वाली क्लास में आंसर नहीं देखा कि मैंने उसको पढ़ाया था तो बताया था। अब आपसे पूछ रहा था कि जी महावीर स्वामी जो कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? तो 24वें तीर्थंकर थे, याद रखना, 24th। 24th। आपसे कोई पूछेगा क्या, बताइए जरा, जैन धर्म की स्थापना महावीर जी ने की थी क्या? आपका आंसर हो जाएगा गलत। तो अगर आपसे कोई पूछे क्या जैन धर्म की स्थापना महावीर स्वामी ने की थी, नहीं भाई, महावीर स्वामी तो 24वें नंबर के थे, पहले नंबर के हो जाएंगे, जिसका नाम था ऋषभ देव। ऋषभ देव। तो याद रखना, ऋषभ देव जो है उन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी, ये तो 24वें नंबर के थे। विकास कुमार सर, आपने प्रभावती गुप्ता बताया था, और गूगल के ऊपर रजिया सुल्तान आ रहा है, तो भाई गूगल के साथ चलो ना, गूगल के साथ चलो, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? मेरे गूगल से एक बार ये पूछना कि रजिया सुल्तान किस साल, रजिया सुल्तान किस साल राजा थी, और फिर एक बार पूछना प्रभावती गुप्ता किस साल में राजा थी। ठीक है, तेरे दिली शांति के लिए, तेरे दिल की शांति के लिए, अगर गूगल ये बता रहा है तो एक बार तू ये सर्च कर ले, प्रभावती गुप्ता किस साल में राजा थी, और और रजिया सुल्तान किस साल में राजा थी। एक बार तू ये सर्च और कर ले भाई साहब विकास, और सर्च करके फिर बता मेरे को अभी तुरंत की तुरंत। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। मौर्य साम्राज्य, जो मौर्य साम्राज्य हमारा रह गया था मगध वाला, जो हम पढ़ लिए थे, मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य की भाई साहब स्थापना किसने की? तो याद रखना जी, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, याद रखना जी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अगर बात की तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, याद रखना। इन्होंने 321 ईसा पूर्व में अगर बात करें तो भाई साहब धनानंद को हराया था, याद है ना, धनानंद को हराया था। चाणक्य जो इसके जो है ना वो सलाहकार भी थे, चाणक्य अगर बात के सलाहकार भी थे, याद रखना। उसी को अगर बात के चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है, याद रखना। ठीक है ना। भारत का मैकिया वैली किसे कहा जाता है? तो चाणक्य को कहा जाता है, याद रखना। भारत का मैकिया वैली किसे कहा जाता है? चाणक्य। चाणक्य का नाम ही क्या था? विष्णुगुप्त। चाणक्य का असला नाम क्या था भाई साहब? असली नाम था विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त। इसी को क्या बोल देते थे? कौटिल्य बोल देते थे, कौटिल्य। इसी को क्या कहा जाता है? चाणक्य कहा जाता है। इन्हें ही किसकी स्थापना की थी? अर्थशास्त्र बनाया था भाई साहब। इसी को भारत का मैकविल्ले कहा जाता है। ठीक है जी। सबसे बड़ा इंपोर्टेंट हो जाएगा जी मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? यूनान का राजपूत था, यूनान का क्या था? राजदूत था। मेगास्थनीज धनानंद नहीं चंद्रगुप्त के शासनकाल में आया था। इन्होंने भारत के बारे में किताब लिखी जिसका नाम हो जाएगा इंडिका। इंडिका अगर बात करें तो, ठीक है जी, इंडिका। सर महावीर क्या थे जैन धर्म में? जैन धर्म के महावीर 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर। तीर्थंकर मतलब एक ऐसा पर्सन जो किसी भी धर्म को आगे बढ़ाता है, चीजों को मानता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, सबसे ऊंची कोटि का जो है। भाई विकास कुमार क्या हो गया भाई साहब, कहाँ गए? तुम्हारे गूगल ने नहीं बताया? बहुत स्लो गूगल चल रहा भाई साहब तेरा तो धनानंद अगर बात के तो 321 ईस्वा पूर्व में मारा गया, हरा दिया गया था, किसके द्वारा? चंद्रगुप्त के द्वारा। तो मगध साम्राज्य के अंदर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने? चंद्रगुप्त ने। किसको हराकर? धनानंद को हराकर।
कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त एक ही बंदे के नाम थे भाई साहब। इन्होंने, इनको भारत का मैकियावेली कहा जाता है। अर्थशास्त्र की स्थापना की थी, रचना की थी। मेगास्थनीज नाम का एक जो है, ठीक है ना, ना क्लास मत देख तू क्लास मत देख, तेरे को जो क्वेश्चन बोला गया, जो बताया गया है वो बता। जो तेरे को काम करने के लिए बोला गया पहले वो कर, उसके बाद क्लास देखना। मेगास्थनीज जो है वो यूनानी राजपूत हो जाएगा, ठीक है। और इसने भाई साहब किताब लिखी इंडिका। तो आपसे पूछेगा कि भाई इंडिका के लेखक कौन है, इंडिका किताब के लेखक कौन है, तो कौन हो जाएंगे, मेगास्थनीज। और अर्थशास्त्र के कौन हो जाएंगे भाई साहब, चाणक्य हो जाएंगे अर्थशास्त्र के। अब बात करते हैं बिंदुसार। बिंदुसार को क्या याद करना जी, बिंदुसार को कुछ याद नहीं करना, इतना याद रखना कि बिंदुसार भाई साहब चंद्रगुप्त का बेटा था और भाई साहब अशोक का पिताजी था। इसके अलावा और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। इनको अमित्र घात कहा जाता था, अमित्र घात। तो अमित्र घात किसका नाम था जी, अमित्र घात बिंदुसार का नाम था। बिंदुसार अलग है, बिंबिसार अलग है। बिंबिसार वो बंदा हो जाएगा जिसने हर्यक वंश की स्थापना की थी, जिसने सबसे पहले मगध साम्राज्य के ऊपर काम किया था, राज किया था, वो था बिंबिसार। और बिंदुसार अलग है। बिंदुसार कौन हो जाएंगे साहब, भाई साहब बिंदुसार हो जाएंगे अशोक के पिताजी, मौर्य साम्राज्य से बिलोंग करेंगे, ठीक है। 273 ईसा पूर्व में जो है वो आपका अशोक जो है शासन पर बैठा। तो आपसे पूछेगा कि अशोक कब शासन पर बैठा, 273 ईसा पूर्व में। अशोक के शासन में बैठने की अगर बात करें कितने साल के बाद, 8 साल के बाद। 8 साल के बाद 261 ईसा पूर्व में भाई साहब कलिंग का युद्ध हुआ था। इसी कलिंग के युद्ध को जो है अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में बता रखा है। तो बहुत सारे शिलालेख थे अशोक के, याद रखना जरा। तो किस शिलालेख के अंदर, किस शिलालेख के अंदर अगर बात करें तो अशोक ने बता रखा है कि जी कलिंग का युद्ध हुआ, तो कौन से शिलालेख में हुआ था, 13th शिलालेख में हुआ था। 13th शिलालेख में आपको हुआ था। विकास कुमार साहू, आई एम वेटिंग। बताइए बेटा, जल्दी से बताओ। मौर्य साम्राज्य में हमने डिस्कस किया, ठीक है। सर अलेक्जेंडर को चाणक्य ने हराया था क्या, चाणक्य क्यों हराएगा, अलेक्जेंडर को किसी ने नहीं हराया। सेल्यूकस निकेटर को हराया था, सेल्यूकस निकेटर को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। जो ये आया है मेगास्थनीज जो है वो किसका दूत था, सेल्यूकस। सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर को हराने के बाद बोला भाई साहब मेरी लड़की से शादी कर ले भाई साहब। सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी हेलेना। हेलेना का अगर बात करें तो भाई साहब चंद्रगुप्त था घरवाला। और उसी हेलेने का अगर बात करें भाई साहब बेटा था बिंदुसार, ठीक है जी। तो सेल्यूकस निकेटर को हराया था चंद्रगुप्त ने। विकास, अब गधा बनने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है ना। चुल तेरे को मची थी, तू उछल रहा था पॉपकॉर्न की तरह, तू ही लेकर आया था उस क्वेश्चन को आगे, ठीक है ना। तो तेरे को मैंने एक बार तेरे को चीज पूछ दी मैंने, और तेरे को मैंने बोल दिया कि एक बार जाके तू गूगल सर्च कर, तेरा गूगल बता रहा, तो मैंने तेरे को क्या कहा है, तेरे को मैंने कुछ ऑर्डर दिया होगा ना, वो काम करना तू। अब क्यों पीछे हट रहा है, जब तो तेरी मौत आ रही थी भाई साहब, उस चीज में भाई साहब तेरे से रुका ही नहीं जा रहा था। तेरे को लगा कि जी टॉपिक वॉपिक तो चलता रहेगा फालतू में, हम तो ये चीज पूछ लेते हैं। तो भाई साहब तेरे को इतनी ही वो खुचकुची या कहते हैं ना वो कचकची मची हुई थी तेरे भीतर में। तो अब सर्च कर क्या हो गया बता ना अब। भाई आदमी तो अपने वर्ड्स का होता है ना, भाई मर्द तो अपनी जुबान का होता है। तो तू भी अपनी हरकतें करके, टुच्ची हरकतें करके तो फिर वापस क्यों हट रहा फिर। और तू सर्च कर लेता तो तेरे को आंसर भी मिल जाता, पूरी क्लास को भी आंसर मिल जाता, मैं भी पढ़ा रहा होता ना, तू इस टाइम पे कुछ सुन रहा होता। भाई सिंपल सी बात है ना। अभी तो बात खत्म हो रखी होती, अभी तो तुम्हारा डाउट भी दूर हो जाता, तुम्हारा गूगल भी सही प्रूव हो जाता, मैं गलत प्रूव हो जाता, हम आगे बढ़ रहे होते। बताओ भाई लोगों, बताओ अगर मैं गलत हूं तो बताओ भाई। अगर मैं गलत बात के ऊपर बहस कर रहा हूं
या कोई और चीज हो तो बताओ जरा। मोहन सर, धुरंधरा कौन थी? अरे भाई मोहन, मोहन तू थोड़ा सा कम देखा कर टीवी सीरियल वगैरह, तू जो बता रहा है वो मुझे समझ में आ रहा है। वो अगर बात करें तो इन्हीं में से अगर बात करें, ठीक है ना, अशोक, राजा अशोक। मुझे पता है तुम लोग जो टीवी वीवी सीरियल में जो आता है उसके हिसाब से तुम चल रहे हो, ठीक है ना। जस्टिन, जस्टिन कौन था? अब ये मत पूछ लेना फिर मेरे से। तो जो टीवी सीरियल वगैरह जो चाणक्य, कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य आप लोगों ने देखा होगा, तो भाई साहब एक राजा की बहुत सारी रानियां हुआ करती थी भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता होगा कलिंग युद्ध के बाद में भाई साहब अशोक ने हथियार छोड़ दिए थे, बोले जी मैं तो अब करूंगा बौद्ध धर्म का पालन। तो बौद्ध धर्म के पालन करूंगा, तो इन्हें सबसे पहले अपने 2050 में पाटलिपुत्र में क्या करवाई भाई साहब, तीसरी बौद्ध संगति करवाई, तीसरी बौद्ध संगति करवाई। श्रीलंका और नेपाल में भाई साहब इसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। श्रीलंका में भाई साहब इसने अपने बेटे महेंद्र को भेजा, ठीक है ना, और बेटी संघमित्रा को भेजा। तो संघमित्रा और महेंद्र जो है वो अगर बात करें तो अशोक के बेटे और बेटी थी, ठीक है जी। मौर्य साम्राज्य का आखिरी शासक आपसे बहुत बार पूछा गया है, क्या नाम हो जाएगा? बैद्रथ हो जाएगा भाई साहब। इसको अगर मारकर पुष्यमित्र शुंगु ने शुंग वंश की स्थापना कर ली थी, शुंग वंश की स्थापना कर ली थी, याद रखना जरा, ठीक है। राजा बनने से पहले अशोक जो है वो उज्जैन का राज्यपाल था, उज्जैन का राज्यपाल था। इसका एक भाई भी था सुसीम, आपने सुना हो तो, आपने जब वो टीवी सीरियल में देखा होगा तो आपसे पूछा जाए कि अशोक किसका राज्यपाल था राजा बनने से पहले, तो अशोक राज्यपाल था किसका? उज्जैन का। बेसिकली मौर्य साम्राज्य जो है, बेसिकली मौर्य साम्राज्य अगर बात करें, तो विकास भाई मुझे एक बात बता दे बस, अब मुझे एक बात बता दे, जिसका जन्म 327 ईस्वी में हुआ हो और कोई अगर बात के भाई साहब 1236 में आया हो, तो मुझे ये बता दो जरा, पहला कौन? विकास भाई थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मेरी बात मानने के लिए, मेरी इज्जत रखने के लिए, थैंक यू सो मच भाई। लेकिन भाई मुझे इतना बता दे बस एक बार कि भाई जो पहले 327 ईस्वी में एडी में आया वो अगर बात करें भाई साहब, या फिर भाई साहब 1236 में एडी में आया, बताओ जरा। बता भाई कौन सा पहले आया होगा। चलो जी, तो मौर्य साम्राज्य आपका खत्म हो गया, मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया, मौर्य साम्राज्य आपको ये पढ़ने पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आया भाई साहब गुप्त वंश। कौन सा वंश आया जी? इसके बाद आया गुप्त वंश, ठीक है। प्रभावती गुप्ता वोज नेवर इंडियन रूरल। तो भाई मुझे एक बात बता, फिर प्रभावती गुप्ता वोज नेवर इंडियन रूरल आप बता रहे हो, आप बता रहे हो, तो फिर मुझे एक बात बताओ, फिर इसने 327 एडी कहां से बताया? बताओ विकास भाई। या विकास भाई अगर कुछ कुछ दिक्कत, समस्या, परेशानी, कोई डाउट है ना, तो मेरे को यहां मैसेज कर दो, ठीक है ना। मैं तेरे को प्रूफ भेज दूंगा भाई साहब, तुम्हारी गूगल से ही सर्च करके प्रूफ भेज दूंगा। हर कोई परफेक्ट नहीं होता बेटा, लेकिन 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 गूगल भी परफेक्ट नहीं होता बेटा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। गूगल में यहां भी करके दिखा सकता हूं अभी, ब्राउजर ब्राउजर खोल के, पर अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। विकास इससे सीख ये मिलती है कि अगर कोई डाउट है कोई चीज के रिगार्डिंग में, आप यहां पर मैसेज कर लो, या फिर जब हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा तो पहले एक बार उसको होने दो, उसके बाद में मैं पूछता ही आप लोगों से किसी कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी। हाँ भाई विकास, पूरा बैच निकाल दिया मैंने ये बात समझाते समझाते।
ना तुम लोगों को पल्ले पड़ी है, ना मेरे पल्ले पड़ी है। चलो जी, तो गुप्त वंश की स्थापना किसने की भाई साहब? श्रीगुप्त ने की थी। किसने की? श्रीगुप्त ने की थी। गुप्त वंश की स्थापना किसने की? श्रीगुप्त ने की थी। लेकिन गुप्त वंश का सबसे महान राजा किसे माना जाता? चंद्रगुप्त प्रथम को। आप देखो, चंद्रगुप्त मौर्य, याद है ना? चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का था। ये चंद्रगुप्त गुप्त है, चंद्रगुप्त प्रथम है। चंद्रगुप्त प्रथम किसका हो जाएगा? गुप्त वंश का हो जाएगा, याद रखना जी। ठीक है जी, ठीक है। सर इंस्टा पर रील भेज सकते क्या? थप्पड़ लगे, थप्पड़। ठीक है, इंस्टा पर रील भेज सकते हैं क्या? रील देखने का टाइम है बेटा तेरे पास? ठीक है। अरे मैं करके देख, छोड़ चुका हूं ये 67, छोड़ चुका हूं, तू बताना चाह रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य कब राजा बना भाई साहब? 319 ईस्वी में राजा बना था, याद रखना। चंद्रगुप्त प्रथम को अगर बात की तो महाराज राज कहा जाता है, याद रखना। इसने भाई साहब गुप्त वंश की स्थापना की थी, गुप्त युग की। गुप्त युग जैसे अपन लोग पढ़ते हैं ना अपना कैलेंडर, शक युग 78 में, वैसे ही ऐसे ही स्टार्ट हुआ था गुप्त एरा। गुप्त एरा स्टार्ट हुआ था, याद रखना। ठीक है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है भाई? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त मतलब एक खतरनाक किस्म का भाई साहब राजा था समुद्रगुप्त। इसको कविराज के नाम से भी जानते थे। क्या नाम थे? कविराज से भी। ठीक है जी। तो आपसे डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछा था। पीवाई क्यू है भाई साहब, कम से कम 3 बार आपका पीवाई क्यू पूछा जा चुका है। किस भारतीय राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है जी भारत का नेपोलियन? भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है जी। आगे बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जो सबसे महान राजा हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय, याद ना। इसको भाई साहब विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है ना, विक्रमादित्य। इसके शासनकाल में नवरत्न थे। तो नवरत्न सिर्फ और सिर्फ अकबर के शासनकाल में नहीं थे। नवरत्न सबसे पहले शासनकाल में थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। कालिदास, धनवंतरी जैसे नवरत्न हुए थे, याद रखना। किसके शासनकाल में फाइयान आया? तो आप बोलोगे सर फाइयान किसके शासनकाल में आया? फाइयान आया सर चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। और किसके शासनकाल में? मेगस्थनीज आया चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ठीक है जी। सॉरी, किसी हिस्ट्री वाले बच्चे से मैंने पूछा तो प्रभावती गुप्ता बताया तो उसने मेरा मजाक उड़ाया। अच्छा, उस गधे ने रजिया सुल्तान बताया होगा, 100% बताना जरा एक बार। विकास, उसने रजिया सुल्तान बताया होगा। विकास, उसने रजिया सुल्तान बताया होगा, 100% बताया होगा रजिया सुल्तान। आगे बढ़ते हैं। कुमारगुप्त, कुमारगुप्त को सक्रादित्य भी कहा जाता है बेटा। कुमारगुप्त को सक्रादित्य भी कहा जाता है, याद रखना ना कुमारगुप्त को। ठीक है ना। और इसी ने भाई साहब नालंदा विश्वविद्यालय बसाया था। तो आपसे कोई पूछे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने की थी। कुमारगुप्त, कुमारगुप्त ने। स्कंदगुप्त जो है वो असली अंतिम महान राजा था भाई साहब, अंतिम महान राजा था गुप्त वंश का। जो आपका स्कंदगुप्त था, इसी के टाइम पर एक प्रजाति हुआ करती हूण। तो हूणों ने भारत के ऊपर हमला किसने किया? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में किया। और स्कंदगुप्त ने इन हूणों को हरा दिया था। तो हूणों को हराने वाला अगर बात करें तो कौन सा था? स्कंदगुप्त था, याद रखना। गुप्त वंश का आखिरी शासक कौन था? विष्णुगुप्त था जी, विष्णुगुप्त था आखिरी शासक। तो श्रीगुप्त पहला था स्थापना करने वाला, विष्णुगुप्त आखिरी था। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है भाई साहब। यहीं पर जूडो का आविष्कार हुआ, आर्यभट्ट वगैरह। गुप्त काल में बहुत सोना था हमारे पास, हद से ज्यादा अगर बात करें। ठीक है। विकास भाई, मैंने एक चीज पूछी है, क्या उसने आपका जब मजाक उठाया उड़ाया तो आपने पूछा नहीं कि भाई साहब बता फिर कौन सा? तो उसने रजिया सुल्तान बताया होगा ना, रजिया सुल्तान बताया होगा उसने। ठीक है। उसने क्या आंसर बताया? सर आपने जो पढ़ाया है वो सही से पढ़ लूं तो एग्जाम में सारे क्वेश्चन बनेंगे क्या? कार्तिक मिश्रा का भाई साहब कमेंट है। पता नहीं भाई कार्तिक, हम तो मजे कर रहे हैं यार यहाँ पे। हम पढ़ाने के लिए, सिलेक्शन के लिए थोड़ी ना आए हैं यार। है मतलब कुछ चीजें पूछते हो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि यार यार। तो विकास भाई कल उसकी गुद्दी पकड़ना, गुद्दी मतलब गर्दन। ठीक है ना, उसकी गर्दन पकड़ना। और तेरा भाई तेरे साथ है।
ठीक है ना। तू मुझे इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे मैसेज कर, मैं तेरे को बताता हूं भारत की पहली महिला रूलर कौन सी थी। भारत की पहली महिला शासक और भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक दोनों अलग अलग चीजें हो जाती है बेटा। भारत की पहली मुस्लिम शासक और भारत की पहली शासक महिला शासक दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो मेरे को मैसेज कर, मैं तेरे को प्रूफ दूंगा, उसको प्रूफ दिखाना, उसकी गुद्दी पकड़ना और भाई साहब मेरे नाम के दो लगाना। बोला इस साइड लगेगा रजिया और इस साइड लगेगा सुल्तान। ठीक है ना, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। वर्धन वंश हम लास्ट पढ़ेंगे बेटा। वर्धन वंश, वर्धन वंश जो है वो हर्षवर्धन, अगर बात की तो आपको पता होना चाहिए हर वर्धन वंश। तो वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्य भूति ने की थी भाई साहब। और हर्षवर्धन इसका बड़ा जो है ना, बड़ा महान राजा बना हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासनकाल में ही हवेंग आया था। तो दो चाइनीज आए थे भाई साहब, एक हवेन सोंग किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल के अंदर। और एक आया फाइयान, फाइयान किसके शासन काल में? चंद्रगुप्त शासनकाल में। तो फाइयान पहले आया या फिर हर्षवर्धन, मतलब हवेन सांग? तो आप बोलोगे सर फाइयान पहले आया। फाइयान पहले आया, 375 से 415 के बीच में आया। और 630 में आया कौन सा? हवेन स्वांग, याद रखना जरा। ठीक है जी। इसके अलावा हर्षवर्धन ने 3 किताबें लिखी भाई साहब। रत्नावली लिखी है, नागनंदा लिखी है और प्रियदर्शिका। तो आपसे पूछा गया रत्नावली किसने लिखी है? हर्षवर्धन ने लिखी है। हर्षवर्धन के ऊपर लिखी भाई साहब हर्षचरित्र, हर्षचरित्र हर्षवर्धन के जीवन के ऊपर, वो किसने लिखी भाई? बाण भट्ट ने। ठीक है जी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया। तो हर्ष आपसे पूछे वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? सर पुष्यभूति ने की। वर्धन राजवंश का सबसे महान शासक कौन सा था? हर्षवर्धन था सर। हर्षवर्धन के शासनकाल में अगर बात करें तो हवेनसंग आया भाई साहब, याद रखना जरा। और अगर बात करें, और अगर बात करें तो इसी को अगर बात करें, हर्षवर्धन को हराया था पुलिकेशियन द्वितीय ने। पुलिकेशियन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था नर्मदा तट के ऊपर। याद रखना, आपसे पूछा जाता है कि हर्षवर्धन को नर्मदा तट के ऊपर किसने हराया था? आप बोलोगे सर पुलिकेशिन द्वितीय ने हराया था। पुलिकेशिन द्वितीय ने अगर बात करें तो हर्षवर्धन को हराया था, याद रखना। ये सब छोड़ दो, ये कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मैं हटा ही देता हूं। ये बंगाल के और वो बेसिकली शासनकाल है जो आपके यहां पर पूछे नहीं जाते बेटा। राष्ट्रकूट याद रखना बेटा। राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट की स्थापना किसने की थी? राष्ट्रकूट की दंती दुर्ग ने की थी। दंती दुर्ग ने, याद रखना रहा। राष्ट्रकूट राजाओं ने अलोरा का शिव मंदिर बनवाया था। किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने। तो एलोरा का शिव मंदिर किसने बनवाया? कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, याद रखना, एलोरा का शिव मंदिर। ठीक है जी। ठीक है, आगे हो जाएगा, ये लास्ट है जी आज का। चौहान, चौहान वंश थे भाई राजस्थान के। इनकी राजधानी हुआ करती थी साकंबरी। साकंबरी अजमेर राजस्थानी राजधानी हुआ करती थी जी, याद रखना जरा। ठीक है ना। इन्हीं का एक राजा था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान जो दिल्ली जाकर बस गया। सबसे पहले 1191 में तराइन की पहले लड़ाई में गोरी को हराया। लेकिन भाई दूसरी लड़ाई के अंदर हार गया। और उसके बाद ही भारत के ऊपर मुगल, सॉरी मुगल बोला, भारत के ऊपर अरबों और तुर्कों का शासन हो गया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना और शुरुआत कल मैं आपकी यहीं से करने वाला हूं। तो तराइन के 2 युद्ध हुए बेटा, याद रखना। तराइन का पहला युद्ध मोहम्मद गोरी हारा, पृथ्वीराज चौहान जीते। तराइन का दूसरा युद्ध जिसमें मोहम्मद गोरी जीते और पृथ्वीराज हारे। ठीक है जी। सर बिन कासिम कहां गया? बिन कासिम को कल लेकर आएंगे जी। मंजित पटेल साहब बिन कासिम को कल लेकर आएंगे। 712 में आएगा बिन कासिम। तो बिन कासिम को हम कल लेकर आएंगे। ठीक है जी। ये है भाई साहब क्वेश्चन, आप कर लेना किसी को करने हो तो। टाइम हो गया 9:40। ठीक है, खाना वाना खाना है, बहुत सारी चीजें करनी है। ये क्वेश्चन आप कर लेना। ठीक है जी। तो आपने आराम से बढ़िया तरीके से क्वेश्चन करना, आपके सारे के सारे इसी में से आपके आएंगे सारे के सारे। मन लगाकर पढ़ो। ठीक है, ओके रिपोर्ट।
सर तेजस सीरीज वाला लेक्चर बहुत, भाई साहब तेजस सीरीज का लेक्चर नहीं देखा हिस्ट्री वाला, तो जाके देख लीजिए हिस्ट्री वाला, तेजस सीरीज वाला। यस, तेरे को जितनी सोचनी मेरी सैलरी उतनी है, अब बोल बता क्या करना है, सैलरी कितनी, सैलरी कितनी है। हिस्ट्री से बस दो क्वेश्चन आएंगे सत्यम भाई, दो भी आ जाए वही बहुत बड़ी बात है, दो आ जाए तो वही बड़ी बात है। सर जी, भारत की पहली शासिका रानी नायिका थी 18वीं शताब्दी में, अहिल्याबाई होलकर थी। अरे भाई साहब, विराट भाई, रानी नायिका जो अगर बात करें 18वीं शताब्दी में, अहिल्याबाई होलकर अगर बात करें, 18वीं शताब्दी कहने का मतलब 1857 वाली क्रांति में, सोच के देखो उस टाइम भी फिर तो जो है ना झांसी की रानी भी थी भाई साहब। चलो, आप लोगों का यही होमवर्क दे दिया, कल आप लोगों को बताने की भारत की पहली महिला शासक कौन सी थी। ठीक है, चलो आप लोग ख्याल रखिए।